डीएनए ही अब उत्तर प्रदेश का मुद्दा बचा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नियम कानून नहीं है। ये नियम कानून से ऊपर है, संविधान से ऊपर सरकार चल रही है। जब राजनीति में व्यवसायीकरण, ये 3 धारा ऐसे बने 90 के कालखंड में, मंडल अकमंडल के पाप में एक धर्मवाद हो गया, एक जातवाद हो गया। अब केवल जो है अपराधियों के हाथ में ये विधा संचालित हो रही है। अब ईश्वर ही जाने कि ये विधा जिंदा रहेगी या अपराध जिंदा रहेगा। अब तो सवाल यहाँ आकर खड़ा है कि अपराध बाद जिंदा रहेगा कि संविधान बाद जिंदा रहेगा। अब तो फैसला यहाँ जनता को करना है कि अपराधियों को महिमा मंडन करोगे कि संविधान को बचाओगे जो तुम्हारे पूर्वजों ने अपने लहू से लिखा है। तो या तो खून की लाज रखो तो माफियाओं का खात्मा कर दो पूरे देश के अंदर, नहीं तो फिर माफियाओं का तालवा चटना है तो संविधान को कोई नहीं बचा सकता। यहाँ माफी नहीं किसी को मिलती, यहाँ सजा मिलती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त ट्वीट वार चल रहा है। ट्वीट वार ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूर्व सीएम यानी कि अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया जाता है। जवाबी कार्रवाई में ट्वीट एक बार फिर से किया जाता है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, और मुद्दा बनाया जाता है डीएनए को। बात करते हैं इस पर। डीएनए का मुद्दा बड़ा ही छिड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम आपके इस सवाल पर एक ही बात कहना चाहता हूँ, दोनों दल के लिए और कोई मुद्दा नहीं है। पूरे इतना बड़ा भूखंड में उत्तर प्रदेश की भौगोलिक पृष्ठभूमि में केवल डीएनए है। डीएनए का जो प्रयोग व्यक्ति ने किया है, हम समझते हैं कि ये एक तो ये संविधान को गुमराह करने का इसका उद्देश्य हो सकता है, या समाज में सवाल का जवाब देने के लिए हो सकता है, या समाज में उद्योग पर जवाब देने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर पर जवाब देने के लिए, व्यापार पर सवाल देने के लिए, शिक्षा पर जवाब देने के लिए, नहरों पर जवाब देने के लिए, तमाम मुद्दों से भटकाने के लिए एक नया शगुफा लाया गया कि अब कौन आदमी डीएनए को उत्तर प्रदेश की सियासत की पृष्ठभूमि में पिरो सकता है, और उसमें सबसे इसका स्पेशलिस्ट मंत्री कौन हो सकता है। ये प्रायोजित कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी का। ये भारतीय जनता पार्टी केवल डीएनए पर सवाल अखिलेश का उठा करके वो ये नहीं माना है, वो ये जरूर माना है कि डीएनए का सवाल उठ जाएगा तो डीएनए के मुद्दे पर भावावेश में उत्तर प्रदेश की जनता सेंट्रलाइज हो जाएगी और डीएनए ऐसा कवच होगा कि उत्तर प्रदेश में हम जवाब देने से बच सकते हैं। ब्रजेश पाठक जो कि डिप्टी सीएम है, उनका ये भी कहना है, सीधे टैग करके अखिलेश यादव को ये कहते हैं कि अपनी पार्टी की आपकी क्या यही भाषा है। साथ ही साथ उन्होंने डिम्पल यादव को भी खासकर ये पूछा है कि इस पर आप कुछ सवाल उठाएंगे या नहीं। देखिए, सबसे बड़ी कि भारतीय जनता पार्टी का महिलाओं के प्रति, विपक्षी पार्टियों के प्रति, अपने आप के प्रति ये हमेशा ये संदेह के घेरे में अपने को डाली रहती है कि कोई न कोई इसके झोली में ऐसा मुद्दा रहे कि देश को वो गुमराह कर सके, उत्तर प्रदेश को गुमराह कर सके, भाजपा को सवाल से बचा सके। ऐसे मुद्दों की भारतीय जनता पार्टी निरंतर तलाश करती रहती है। हम समझते हैं कि जो इनके डिप्टी सीएम ने जो ये सवाल उठाया है, ये काबिले गौर है। देश के नौजवानों को समझना चाहिए, देश के किसानों को समझना चाहिए, देश की आवाम को समझना चाहिए, इसमें सब लोगों को समझना चाहिए। सवाल बड़ा गंभीर है कि आज हम रोजगार की बात करते, आज हम उद्योग की बात करते, आज हम शिक्षा की बात करते, आज हम किसान की बात करते, आज हम बिजली की बात करते, आज हम किसानों का कर्ज माफी की बात करते, हम बिजली बिल का माफी की बात करते, लेकिन नहीं, हम डीएनए की बात करेंगे। इसलिए कि सारा भारतीय जनता पार्टी ने जितनी समस्या जटिल रही है प्रदेश का,
अब देश में न रोजगार का कहीं कमी है, न नौकरी व्यवसाय का कहीं कमी है, न बिजली का कमी है, न राशन का कमी है, न तेल का कमी है, न पेट्रोल डीजल की कमी है, न किसानों के पास कमी है, न मजदूरों के पास कमी है, सबकी व्यवस्था कर दिया है। अब ये कहीं इसके दिमाग में था कि भारतीय जनता पार्टी के विकास में सपा का डीएनए मिल गया। आज सपा का डीएनए, चूंकि सपा उनका मुख्य विपक्षी दल है, तो सपा का डीएनए को टारगेट करके देश को गुमराह करते हुए देश के आवाम के साथ धोखा करने के लिए ऐसा कुचक रचा गया। हम समझते हैं कि डिप्टी सीएम साहब उत्तर प्रदेश में अपने विभाग का जो विकास किए हैं, जो दवाओं का रख रखाव किए हैं, जो मेडिकल कॉलेजों का रख रखाव है, जो वहाँ डॉक्टरों का चयन का मामला है, जहाँ स्थानांतरण का मामला है, दवाइयों का मामला है, बच्चों का, शिशु बच्चों का मरने का मामला है, उसको देखे, डीएनए दूसरे का न जांच करें, अपने मुख्य मुद्दे पर रहे, और मुख्य मुद्दे पर सवाल जवाब करें, देश को गुमराह न करें। बात आपसे बीएसपी की भी करेंगे। बीएसपी ने एक बार फिर से जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बार-बार, इससे पहले भी खबरें आई हैं कि उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया, हटा दिया, लेकिन अब एक बार फिर से जो दिल्ली में कल मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर एक बार फिर से बना दिया है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या रणनीति चल रही है बीएसपी की? अब जब बहुजन समाज पार्टी के पास और कोई है ये नहीं है, अब केवल वही आनंदित हैं, तो आखिर नेशनल कोऑर्डिनेटर किसको बनाना आप लोग चाहते हैं? जब अगर उस दल में कोई दूसरा नेता रहता तो हम समझते हैं कि उनसे सीनियर रहता तो वो हो जाता, तो वहां तो बस 2 ही 3 लोग हैं भाई, माई धिया गौनहरिया बापुत बजनिया, यही उनके परिवार के लोग हैं। तो उसमें वो सबसे सुपर आनंद दिखाई दिए, तो बहन जी ने उनको कोऑर्डिनेटर बना दिया। तो बहन जी को मैं बार बार कल भी बधाई दिया था, आपके चैनल पर मैं बधाई देता हूं, मैं प्रशंसा भी करता हूं। मैं जरूर ईश्वर से कामना करूंगा कि आपकी पाक सोच की दहलीज का, आपके द्वारा संगठन का संचालन का मूवमेंट का, आप द्वारा 4 बार सरकार चलाने के बाद अनुभव का मैं भूर प्रशंसा करता हूं। लेकिन सिर्फ एक कदम, ये राजनीति है। दोबारा से पैर जमाने के लिए तो ये सब करना चाह रही है। लोग कह रहे हैं उनकी नाव जो है वो डूब गई है, आकाश अब वापस लेकर आएंगे। देखिए, ये हम नहीं कह सकते कि बहुजन समाज पार्टी डूब गई है। जो डूब कर लाश में तब्दील हो गया हो व्यक्ति, वो दूसरे का डूबने की कामना कर रहा हो, वो दूसरे को डूबा हुआ समझ रहा हो, तो उसके पागलपन का वो घोतक शब्द है। मैं ये नहीं कह सकता। समय के चक्र में सब लोग बदलते रहते हैं। आज आप बलशाली हैं, कल हम हो जाएंगे, परसों वो हो जाएंगे, चौथा दिन वो हो जाएंगे। इस पे देखिए, किसी के दशा पर नहीं उसका उपहास उड़ाना चाहिए। मायावती जी अनुभवी लीडर हैं। 90 के कालखंड और 2024 के कालखंड में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं रहा जिसका जो है मायावती से कंपैरिजन किया जाए। कुशल शासन। तमाम नेता मायावती के वहां से छोड़ के दूसरी पार्टियों में लेकिन शामिल हो गए। क्या लगता है, क्या आगे हो सकता है इनकी पार्टी के साथ? देखिए, आज जातिवाद ने पूरा एक राजनीति में, अधर्मवाद ने राजनीति को इतना माफियाओं के हवाला कर दिया। चाहे वो शिक्षा में माफियाओं का कब्जा, सड़क के निर्माण में माफियाओं का कब्जा, लॉ एंड ऑर्डर के संचालन में उनका कब्जा, तो अब शरीफों के पास तो कुछ बचा नहीं, ईमानदार लोगों के पास कुछ नहीं बचा।
ईमानदार तो आज समाज में असहाय बन करके वो कबाड़ की तरह एक जगह टाल दिए गए हैं। और एक खास सवाल, हाल ही में बीजेपी के नेता ने कर्नल सोफिया पर टिप्पणी की थी, वो मामला भी पूरी तरीके से शांत नहीं हुआ, वो मामला बल्कि हाई कोर्ट तक पहुंच गया। जब एफआईआर की बात आई तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माफीनामा उनका नामंजूर कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब एसआईटी जांच होगी आपकी, लेकिन वही दूसरी ओर अगर जनता की हम बात करें तो जनता के बड़े बड़े सवाल ये सामने आए हैं कि जांच की बात ही क्यों आ रही, उनको सीधे पद से क्यों नहीं हटाया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब सरकार संवेदनहीन हो जाए, सरकार जो है नैतिक विहीन हो जाए, सरकार जो है विधा के साथ जब खेलना शुरू कर दे तो न्याय कौन करेगा? सरकारें से तो आवाम न्याय चाहती है। आज जब सरकार जिसको बचाने में खुद खड़ी हो चट्टान की तरह, भाई जिसके रथ पर हम बचाने वाला सरकार हो, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? तो हम नहीं समझते कि सरकार ये न्याय का रक्षा कर रही है। जी, जिस तरह से सरकार, जैसे आपने कहा कि न्याय की रक्षा कर रही है, यहाँ पर बात हो रही है बीजेपी नेताओं की, क्योंकि वो बयान विजय शाह जो कि बीजेपी नेता हैं एमपी के, उन्होंने दिया था। अब यहाँ पर तमाम लोगों ने ये टारगेट किया है कि उनसे सीधे सीधे पद से हटाया जा सकता था। तो क्या लगता है आपको, क्या बीजेपी वाले आखिर ऐसे चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं? भाई देखिए, जहाँ बीजेपी तमाम ऐसे बीजेपी के नेता हैं जिनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का धारा चला, उनको सांसद का टिकट दिया गया। भोपाल से वो सांसद थी, इसको सब लोग जानते हैं। न हो तो आप अपने गूगल से, अगर जानती हो तो ठीक, न जानती हो तो गूगल से सर्च कर लीजिएगा कि भोपाल का कौन ये था, तो आपको पता चल जाएगा। कहने का मेरा मतलब कि अपराध जिस समाज का आभूषण बन गया हो, नैतिकता शहीद हो गई हो, उस समाज में भला अब क्या उम्मीद कर रहे हैं? एक ही है कि जनता आवाम को ये फैसला करना पड़ेगा। जनता गांव सभा में जानती है, जनता क्षेत्र पंचायत में जानती है, जनता विधानसभा में जानती है, जनता लोकसभा में जानती है कि अमुक प्रत्याशी का चरित्र क्या है, इसका कैरेक्टर क्या है। अगर वो अपराध से इन्वॉल्व हो तो कोई भी पार्टी अगर टिकट देती है तो उसकी जमानत जब्त कराना हर जनता का धर्म है, और यही संविधान का हमको प्रेरणा भी है। लेकिन जब अपराधी महिमा मंडन होने लगे तो हम दूसरे में अपराध क्या खोजेंगे? पहले हम अपने में अपराध तो मूल्यांकन कर ले कि हम कितना पाक है। कहने का मेरा मतलब साफ साफ है कि भारतीय जनता पार्टी में आप न्याय की बात न करिए, आप संविधान की बात न करिए, आप विकास की बात न करिए, आप सवाल मत पूछिए। अगर जब सवाल पूछेंगे तो आपको राजद्रोही के सिवाय और कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, यही जिस तरह का विजय शाह ने ये बयान दिया, आपको नहीं लगता कि विपक्ष के कोई नेता अगर ये बयान देते तो उन पर, जैसे कार्रवाई योगी सरकार में बड़ा प्रचलित है, बाबा बुलडोजर चला देंगे ऐसा कहा जाता है, तो वो बुलडोजर वाली कार्रवाई की अब तक बात ना हो चुकी होती? अब तक तो वो जेल में होते, उनसे साबुत नहीं मांगा जाता। अब तक तो दुनिया का भारतीय दंड विधान की जितनी हीनियस धाराएं हैं सब उनके ऊपर थोप दिया जाता, और उनको ये बताया जाता कि इसका जो इस व्यक्ति का पाकिस्तान के आतंकवादियों से संबंध है, इसलिए इसको जो है राष्ट्रद्रोह का धारा इस पे लागू होती है। सरकार ने राष्ट्रद्रोह का धारा लगा करके उसको तिहाड़ जेल भेज दिया।